नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त विधानसभा निज़ामाबाद में मौजूद है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं निज़ामाबाद से जहां आलम बदी जी और इसरार साहब में इतनी बड़ी बेहतरीन जंग छिड़ी, उसे में और भी जो पार्टियों के लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे भी ख़ास बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर हैं। आपके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि आज हमारी पहली मुलाकात है आपसे। अपने नाम के साथ पता या अपने क्षेत्र के बारे में जो कुछ आपका परिचय है, आप पहले परिचय दीजिए। हमारा नाम जितेंद्र हरि पांडे है। हम निजामाबाद से निजामाबाद से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो विधानसभा क्षेत्र आता है दीदारगंज, ग्राम परसहा, थाना तहसील निजामाबाद। चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो हमारा पूरा कर्म क्षेत्र और आसपास पूरा कर्म स्थली हमारी निजामाबाद है जी। और पूरे निजामाबाद की जनता की तरफ से, अपने पेशे की तरफ से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, निजामाबाद की जनता की तरफ से, आजमगढ़ की जनता की तरफ से, और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य परिषद लखनऊ के सदस्य हैं। और एक हमारा सांस्कृतिक संगठन है इस्कफ, जिसको भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संघ जिसे कहते हैं इस्कफ, उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नई दिल्ली से हैं। यही हमारा परिचय है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ख़ासकर विद्यार्थी आंदोलन में 1985 जब हम जूनियर हाई स्कूल में थे, तब हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। और विद्यार्थी नौजवान आंदोलन में आज जैसा कि आप लोग चला रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है और शिक्षा का सवाल है, ऐसे सवालों पर तो रोजगार और शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करो। आज 18 वर्षीय मताधिकार आज घोषित कर दिया गया है, लेकिन तब 21 वर्षीय मताधिकार था। तो हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय नौजवान सभा, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मांग कर रहा था कि 21 की जगह 18 वर्षीय मताधिकार घोषित किया जाए और शिक्षा और रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। 13 सितंबर सन 1988 को आजमगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया, वहाँ लाठी चार्ज हुआ, कईयों लोगों के सर फूटे। आज समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं अखिलेश यादव, उस समय नौजवान सभा के हमारे नेता थे, और तमाम ऐसे दर्जनों लोग दूसरे दलों में चले गए। उस समय हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से आंदोलन किए, लाठी चार्ज हुआ, चोट खाए, और 13 सितंबर 1988 से लेके 16 सितंबर आजमगढ़ 1988 में नाबालिग थे, 15-16 साल की उम्र थी, तब जेल में थे। ऐसे हमारा ये जीवन परिचय शुरू होता है। ये बताइए, जैसे आपका जीवन परिचय तो बड़ा बेहतरीन रहा और बड़ा लंबा रहा। दूसरे सवाल बात कर रहे हैं, आपने बताया कि आप अधिवक्ता भी हैं। जी हाँ। अधिवक्ता साहब, अब एक बात बताइए, जहाँ नेता खुली रैली कर रहे हैं जी, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क बना रहे हैं जी, ऐसे में स्टूडेंट छिप के पढ़ रहे हैं जी, पढ़ाई का जो स्तर है बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा है जी, तो क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि ऐसा वक्त ना तो भारत में कभी आया था जी, चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ रहे थे खुलेआम। अब ये क्या वक्त आ गया है? ये 2 साल से कोविड का जो दौर चला जी, कहा जाता है कि WHO ने तालाबंदी करवाया, या जिस तरह से ओमान चीन ने तालाबंदी शुरू की, और उसी की तर्ज पर जो है यहाँ मोदी सरकार ने बिना कोई व्यवस्था किए मजदूर लाखों लाख की संख्या में दिल्ली और बम्बई से पैदल चल दिए। कितने लोग मरे कटे, क्या क्या उनकी तबाहियाँ हुई, वो सब जग जाहिर है कोविड के दौर में। और जो फैसले लिए गए, और वह फैसले अगर सोच समझ के लिए गए होते, तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने आगाह भी किया कि जो भी कुछ किया जाना चाहिए जनता के हित में सोच समझ के लिया जाना चाहिए, लिया नहीं गया। और दूसरा, जब कोविड का दौर था, एक तरफ कोविड का दौर चल रहा था, दूसरी तरफ सरकारी खजाने को भरने के लिए शराब की दुकानें खोल दी गई थी। 500-500 लोगों की भीड़ लगती थी शराब खानों पर। यहाँ 10-5 लोग आप कोठिया गांव में बैठे हैं जो इसी विधानसभा और सरायमीर के बगल में है, इन गांव वालों से भी पूछ सकते हैं। शराब की दुकानों पर 500-100 लोगों की लाइन शराब तो बिकवाई जा रही थी। लेकिन आज भी चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तब तो कोविड का दौर चल रहा था,
पूरे देश में कोविड का दौर था, वहाँ कोई पालन नहीं। हम बड़े बड़े नेता, आप मास्क लगाएं, हम मास्क लगाए हैं। अमित शाह की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, मोदी की रैलियां हो रही, बिना मास्क में ये लोग दिख रहे थे। ये जब रहते हैं, चुनाव होता है तो इनके लिए कोरोना नहीं। और इनका जो आपने बहुत सही सवाल जिया न्यूज़ की तरफ से आपने किया है, मैं स्वागत करता हूँ। चुनाव आयोग या कोविड का जिस तरह से पालन करने के लिए प्रशासन से, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा, उसका अक्षरशः पालन हम कम्युनिस्ट लोग चूँकि संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब सारी चीज़ें सामान्य हैं, सब कुछ ठीक है, सरकार व्यवस्था करे, अस्पताल का इंतज़ाम करे, दवा का इंतज़ाम करे, ऑक्सीजन का इंतज़ाम करे, ताकि जो बीमारी है उस पर कंट्रोल किया जाए। जो है जमात तबलीग अब कोरोना आया, तबलीग की जमात के नाम पर लोगों को पकड़ कर जेलों में बंद किया गया। और उसके बाद जो पूरे देश का और दुनिया का हश्र हुआ, अब तबलीगी जमात का नाम तब तो छोड़ दिया गया। अच्छा, ये बताइए, आप कम्युनिस्ट पार्टी का ये लगाएं गमछा कहें इसको, कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ में ना के बराबर है, एकदम लास्ट में आए, ऐसा क्या वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ में नहीं है, क्या वजह है? जी, बहुत बेहतर सवाल आपने किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर क्यों हुई। 1980-84 के आसपास कांसीराम जी का आंदोलन शुरू हुआ बहुजन को लेकर के, कि बहुजन को हम एकजुट कर रहे हैं। वह एक जातीय समूह को लेकर के, जो दलित समाज के लोग हैं, वह दलित समाज 1980 तक भाजपा की क्या पोजीशन थी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो लोग थे। मुख्य शासक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और उस विपक्ष की पार्टियों में 1952 से लेकर के 1980 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दोनों दल आज भी राष्ट्रीय, कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं। इन 7 राष्ट्रीय दलों में हम जिस पार्टी से हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं। और हमें गौरव है कि 1952 से लेकर के आज तक, ये जो आज तक जिसका झंडा और जिसका चुनाव निशान इस भारत में एक है, हंसिया हथौड़ा और लाल झंडा, हंसिया और बाली, 1952 तक से लेकर के आज तक पूरे दुनिया भर की पार्टियों में, लोकतांत्रिक पार्टियों में जहाँ मत दिया जाता है, बटन दबा के वोट दिया जाता है, यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होता है संसदीय प्रणाली से, पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है कि वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका चुनाव निशान 1952 से आज तक है। हम गर्व महसूस करते हैं। अच्छा जी, ये बताएं, जिस तरीके से आप विधानसभा निज़ामाबाद में हैं और प्रत्याशी भी हैं जी, अगर बात करें समाजवादी पार्टी से, जिसमें इसरार साहब थे, आलमबदी साहब थे, तो दोनों लोग आपस में, इसरार साहब ने तो इस वक्त ऐलान भी कर दिया कि निर्दल लड़ेंगे, समाजवादी से थे वो भी, आलमबदी जी को टिकट मिला। आप क्या देख रहे हैं कि आपकी सीट में तो वैसे ही खलबली मची हुई है जनता में, क्या सोच रहे हैं आप? जिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, इस प्रश्न के लिए जी। मैं जिस इलाके में बैठा हूँ, इसी इलाके से, ये नाम बताइए अपना? राम प्रसाद यादव जी, पूर्व रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। और इन्हीं के साथी और इनके बुजुर्ग और इनके पड़ोसी गांव में पेड़रा ग्राम है। राम सूरत यादव सन 1980 में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, तब विधानसभा दूसरे तरह की थी, सरायमीर और दूसरे तरह का क्षेत्र आता था, 1980 में लड़ रहे थे। यही हंसुआ बाली का झंडा रिक्शे से प्रचार होता था, माइक लाउडर लगा के। हम अपने गांव में इर्द गिर्द 3-4 दर्जे के विद्यार्थी थे। हंसिया बाली जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। राम सूरत यादव एक यादव परिवार में थे, पिछड़े परिवार में थे, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। वर्ष 2012 तक वो चुनाव मैदान में 6 बार लड़े। जब 2017 का चुनाव आया, 80 वर्ष से उनकी ऊपर उम्र है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एक आंदोलनकारी लोग हैं, हमको सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं, समाज परिवर्तन में विश्वास है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, 2017 में उन्होंने वह
बागडोर हमें दिया, सिंबल हमको मिला। 2017 के चुनाव में हम थे, सपा यहाँ से आलमबदी जीते, बसपा दूसरे नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर, 16 उम्मीदवारों में चौथा स्थान। वोट ऑफ नंबर कम था, इस जनता ने जो हमको सम्मान दिया उसको हमने स्वीकार किया और 2022 में हमें फिर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हमको प्रत्याशी बनाया है। अब यह चीज़ें जिया न्यूज़ के सामने इसलिए बता रहे हैं कि समाज के सामने जानी चाहिए। हमारे पिता कॉमरेड हरमंदिर पांडे पूरा जीवन, रामसूरत यादव जिसको कम्युनिस्ट बनाए 1960 की दशक में, 50-60 साल से कम्युनिस्ट का जीवन जीते हुए आज भी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, घर पे हैं, स्वस्थ हैं और इस कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए जब तक उनकी सांस है, या लगभग 40 साल, 1980 की हम बात कर रहे हैं, रामसूरत यादव के प्रथम पहले चुनाव को लेकर 1980 से मित्र अब तक जोड़ डालिए 42 साल हो रहा है। 50 साल का हमारा 50-52 साल का हमारा भी जीवन होने जा रहा है। लेकिन ये लाल झंडा जो है, जो लाल झंडे को समझ जाता है, जो इससे प्यार करता है, इस लाल झंडे के साथ आता है और यही लाल झंडा उसके जीवन का कफन होता है। हम ये बुजुर्गा या पूंजीवादी पार्टी दल नहीं हैं, हम सपा बसपा या भाजपा कांग्रेस नहीं हैं कि आज इस दल में आज उस दल में हम फिरका परस्ती को तोड़ना चाहते हैं, हम जातिवाद को तोड़ना चाहते हैं, हम धार्मिक कट्टरता को तोड़ना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना चाहते हैं, हम मोहब्बत को जिंदा करना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक होकर के चलना चाहते हैं। हम किसी जात समूह के आधार पर न वोट मांग रहे हैं, न जनता के बीच में जा रहे हैं। यही ऐलान करते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी दल से हैं, जो अच्छा आदमी हो उसका चुनाव कीजिए। जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर आपके वोट का ध्रुवीकरण करता है, ऐसे प्रत्याशी का आप प्रतिकार कीजिए, बहिष्कार कीजिए, खड़े होइए। और ऐसे लोग अगर कोई खड़ा है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी निजामाबाद में खड़ी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े होइए और इन सब मुद्दों को लड़ने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ रहेगी, जनता के साथ रहेगी। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, साथ तो पता नहीं विकास कितना देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की? नारा था सबका साथ सबका विकास, अब वो नारा ये होना चाहिए सबका साथ भाजपा का विकास। भाजपा का दिल्ली से लेके लखनऊ तक पूरे देश के अंदर भव्य एयर कंडीशनर कार्यालय तो खुल गए। भाजपा ने जो नारा दिया, न्यू इंडिया का जो भी सपना दिखाया, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। आप बताइए भ्रष्टाचार किस पर? अब तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक दीमक है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। न्यू इंडिया का नारा दिया, स्मार्ट इंडिया का नारा दिया, जितने नारे दिए सभी बड़े न्यूज़ चैनल पोर्टल वाले चला रहे हैं कि आपने जो 5 साल पहले 2014 के पहले कहा था, अभी आपने नोटबंदी किया और उसी नोटबंदी को फिर आपने कहा ये तो जुमला है, और उस जुमले को अभी आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और जो विदेशों में धन जमा है उसको हम भारत 15-15 लाख रुपया हम खाते में जमा करा देंगे, ये जुमला निकला। जब शिक्षा और रोजगार की बात आती है, मौलिक अधिकार की बात आती है, बेकारों की बात आती है कि बेकारों की फौज खड़ी हो रही है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा, तब आप जात की बात करते हैं, तब आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तब आप दंगे की बात करते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में इनका प्रचार एकता पर नहीं चल रहा है, वहीं किसान आंदोलन के नेता टिकैत ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ खड़े हैं। वहाँ कोई इस तरह का सामाजिक वैमनस्य नहीं हो रहा है, लेकिन इनके नेता, जितने भी नेता, अमित शाह गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेके तमाम इनके नेता उस दंगे की याद दिला रहे हैं। अरे आज चुनाव है, आप विकास की बात कीजिए, आप दंगे को कहीं याद दिला रहे हो भाई। योगी 80 बनाम 20, किसको 80 बनाम 20? कौन सा 80 बनाम 20 है? कौन 20 है, कौन 80 है? यह अगर किसी भारत के इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर खुले तौर से 80 और 20 की बात करता हो, तो 80 और 20 की बात करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को इस जनता को सबक देनी चाहिए कि यह कृष्ण का देश है, यह कृष्ण का देश है, राम का देश है।
और ऐसे रामकृष्ण के देश में जहाँ जमुना गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी रही है, हमारा जो मेल जोल रहा है, एक दूसरे के बीच भाईचारा रहा है। 1947 की आज़ादी के बाद 1952 के प्रथम आम चुनाव से हिंदू मुस्लिम जो साथ रहते चले आ रहे हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाहते हैं वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे एक सवर्ण हिंदू हो, दलित हिंदू हो या पिछड़ा हिंदू हो, किसी में भेद किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सभी मानव है, सभी इंसान है, एक इंसानियत का पैगाम जाना चाहिए। और जनता के बीच में यह पैगाम जब तक नहीं जाएगा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र है, इस सेकुलर राष्ट्र में जो अधिकार आपका है वही अधिकार हमारा है, वो सबका भारत है। जब हम सब लोग मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो इस भारत को, सेकुलर भारत को अगर कहीं से खरोच आती है, खतरा पैदा होता है, तो ऐसे ध्रुवीकरण करने वाले लोग इसके लिए पूरी की पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, यही जिम्मेदार कहलाएंगे। हम उस भारत को, खूबसूरत भारत को बचाने का, गंगा जमुनी संस्कृति को बनाने का ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और जो बात आपकी मीडिया पर कर रहे हैं, यही बात हम गांव में जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जात के नाम पर, जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों को पहचानिए। मेढक की तरह से ऐसे लोग उछल कूद मचाए हुए हैं। कल जिनको भाजपा में टिकट चाहिए था, आज बसपा में, बसपा से नहीं मिला, सपा से नहीं मिला, कांग्रेस में। ये जो उधम चौकड़ी मची है, ये किस लिए बची है? अगर आप नैतिक हैं, आप किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल से हैं, तो आप कहिए कि इसके वफादार हैं, हम हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो ये जितेंद्र हरि पांडे ताल ठोक के कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मैदान में है और लगभग 40 साल पुराना हमारा आंदोलन है और हमारा परिचय, हम यहीं तहसील निजामाबाद में अधिवक्ता हैं। हमारे बारे में अगर किसी को पता करना हो तो जाए, चप्पे पर बच्चे से पूछ सकते हैं ये जितेंद्र हरि पांडे कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी में इनका क्या आंदोलन है, इनकी क्या ईमानदारी है, वो जनता बताएगी, हम नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। और हमारी बातचीत हो रही थी जितेंद्र जी से, जो निज़ामाबाद से प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।